हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का 10 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही डिटेल और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ है। चलिए अब हम इसको 20 मिनट तक लगातार देखेंगे, ठीक है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यानी कि अगर आपको बहुत बड़ा सक्सेस पाना है तो आपको बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना कुछ दिए कुछ पाया नहीं जा सकता। इसलिए आप बेहतरीन ढंग से मेहनत करते रहिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। ये जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चंस हैं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो पूरा देखेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे अभी से। और डेली बिट्स मिनट इस वीडियो को हम लोग वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके देखेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी हिसाब से हम आपके लिए जीएस जीएस का पूरा पोर्शन हम 10-10 क्वेश्चन करके आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो 20-20 मिनट डेली और 15 मिनट शाम में वोकैब डेली, और सुबह में 9 बजे से 40 से 50 मिनट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो 3 टाइम वीडियो अपलोड होगा अपना, तो 3 टाइम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। बहुत देर हो गया बात, क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन एक है ऑप्शन एक है आपके पास मेरे भाई कल्पक्कम, ऑप्शन 2 श्रीहरिकोटा, ऑप्शन 3 ट्राम्बे मुंबई, ऑप्शन 4 बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्राम्बे मुंबई। ठीक है, आइए हम BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये कहाँ की फोटो है, भाभा अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का फोटो है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का फोटो है, ये BARC का लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ, जिसके संस्थापक निदेशक होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है भाई। उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के रूप में इसे स्थापित करवाया था। यानी कि होमी जहांगीर भाभा कौन थे, तो 3 जनवरी जो संस्थापक थे किसके, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के, ठीक है, ट्राम्बे में जो बना हुआ था। यह परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत परमाणु रिएक्टरों और प्रौद्योगिकी के लिए सभी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को समेकित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था परमाणु रिएक्टरों को बनाना एवं उसके जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाने के लिए क्या बनाया गया था, परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। जिसके संपादक संस्थापक निदेशक कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा। BARC की स्थापना यानी कि क्या है, यानी कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई, तो 3 जनवरी 1954 को हुई, ठीक है। 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद इसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि होमी जहांगीर भाभा को हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। 22 जनवरी 1967 को परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। यानी कि उससे 22 जनवरी 1967 से पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था मेरे भाई, तो उसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। चलिए अब हम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के बारे में और सारी बातें जानेंगे। तो आइए अगले स्लाइड पे। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन 1 बोल रहा है क्या कि परमाणु भाभा रिसर्च सेंटर कहाँ किस किस क्षेत्र में काम करता है। मेरे भाई देखते हैं, एक है परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता है, दूसरा परमाणु ईंधन चक्र के रूप में भी काम करता है, परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काम करता है, परमाणु रसायन के लिए भी काम करता है, पर्यावरण और विकिरण निगरानी का भी काम करता है, नाभिकीय औषधि का भी काम करता है, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग का भी काम होता है भाभा अनुसंधान केंद्र में, इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण इंजीनियरिंग का भी भाभा अनुसंधान केंद्र में काम होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले भी वहां पर देखे जाते हैं, ठीक है, परमाणु हथियार का वहां काम होता है, ठीक है। अब आइए हम उसके फील्ड के बारे में जान चुके हैं, अब उसके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य वहाँ कौन कौन सा उसका रिएक्टर है BARC का, उसके बारे में जानते हैं। तो मेरे भाई BARC का रिएक्टर है अप्सरा, साइरस, ध्रुव, कामिनी, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, जर्लिना, ये सब किसके लिए एक परमाणु रिएक्टर है, तो BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के परमाणु रिएक्टर है।
हो गया। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे परमाणु भौतिकी में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए 1956 में बीआरसी में बनाया गया था। यानी कि अप्सरा का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ। ठीक है भाई। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा, इसका निर्माण 1956। चलिए अब आपसे पूछता है क्वेश्चन कि साइरस किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो मेरे भाई साइरस कनाडा के सहयोग से बनाया गया परमाणु रिएक्टर था। ठीक है भाई। साइरस किसके सहयोग से बनाया गया था? कनाडा के सहयोग से बनाया गया। यह परमाणु ऊर्जा विभाग बीएआरसी किसके अंतर्गत काम करता है? तो मेरे भाई बीएआरसी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी बीएआरसी के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में बीएआरसी के निदेशक अजीत कुमार मोहंती जी हैं। कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी। चलिए आप इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन जान गए होंगे बीएआरसी के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। आप सभी पॉइंट को उसके बारे में जान चुके हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कब और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 है 1986 कनाडा के सहयोग से, ऑप्शन 2 है 1987 अमेरिका के सहयोग से, ऑप्शन 3 है 1985 रूस के सहयोग से, ऑप्शन 4 है 1987 जापान के सहयोग से। तो मेरे भाई तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कब और किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। ठीक है। अब हम जानते हैं तारापुर परमाणु विद्युत गिरी के बारे में। ये जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी है। तो तारापुर किस राज्य में है? तो मेरे भाई तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है कि नहीं भाई? इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई। जो यहाँ पर यूरेनियम का खर्च होता है ईंधन के रूप में, वो भी कहाँ से आता है? अमेरिका से आयात किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं भाई? 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? यानी कि कहाँ और कब किया गया, कोई अंतर नहीं है भाई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, आंसर को देखते हैं। एक मई 1974 पोखरण में, मई 1975 पोखरण में, मई 1973 कलपक्कम में, अप्रैल 1975 पोखरण में। तो मेरे भाई भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई 1974 पोखरण में। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के राज्य के समय किया गया था, उनके शासन के समय किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। और यह परीक्षण पोखरण में किया गया था, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी हम जानते हैं। पोखरण क्या है? पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गांव और नगर पालिका है। यह थार रेगिस्तान क्षेत्र में एक दूरस्थ स्थान है और भारत में पहले भूमिगत परमाणु हथियार बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण स्थल के रूप में भी यह क्या करता है? यहाँ पर कार्य किया जाता है। भारत ने पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण मई 1974 को किया, पोखरण में किया। इस बम धमाके की क्षमता 12 टन थी। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम भी दिया गया था। यानी पोखरण 1 को किस नाम से हम जानते हैं? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 कब हुआ? मई 1974 को। ठीक है। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है। अब हम आगे आते हैं दूसरी बार 11 व 13 मई को 1958 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। यानी कि पोखरण 2 को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो शक्ति 98। पोखरण 1 को किस नाम से जानते हैं? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। पोखरण 2 शक्ति 98, पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा। अभी चलिए पोखरण 2 को सक्सेसफुल बनाने के लिए आर चिदम्बरम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने यह परीक्षण यानी कि पोखरण 2 का परीक्षण 1 किलो टन से कम श्रेणी में किया था। देखिए 1 किलो टन से कम वाली परमाणु बम की श्रेणी में किया था। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से, हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप कीजिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 है आपके पास अनिल काकोदकर, ऑप्शन 2 है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन 3 है ऑटो हॉर्न, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑटो हॉर्न। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। आइए हम ऑटो हॉर्न के बारे में और परमाणु बम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है परमाणु बम का है, और ये जो फोटो दिखाई दे रहा है इसके आविष्कारक का है, यानी कि ऑटो हॉर्न जी का है। ऑटो हॉर्न जी का जन्म 8 मार्च 1879 को हुआ और इनकी मृत्यु 28 जुलाई 1968 को हुई। 1879 और मृत्यु कब हुई? 1968। ये एक जर्मन रसायनज्ञ थे और रेडियोधर्मिता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणी थे। ऑटो हॉर्न को परमाणु रसायन का जनक कहा जाता है। हैन और लीसे मिटनर ने रेडियम, थोरियम, प्लैटिनम और यूरेनियम के रेडियोधर्मी समस्थानिकों की किसने खोज की थी? हैन और लीसे मिटनर ने। ठीक है, उन्होंने रेडियोधर्मी पुनरावृत्ति और परमाणु समरूपता की घटनाओं की भी खोज की और रुबिडियम स्ट्रोंशियम डेंटिंग का बीड़ा उठाया। 1938 में हैन, लीसे मिटनर और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने परमाणु विखंडन की खोज की, जिसके लिए हैन को रसायन विज्ञान के लिए 1944 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑटो हॉर्न को कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1944 में। वे किसके आविष्कारक थे? तो एटम बम के आविष्कारक, यानी परमाणु बम के आविष्कारक थे। ठीक है, परमाणु बम होता क्या है? तो मेरे भाई एक परमाणु हथियार जिसे हम परमाणु बम कहते हैं, एक विस्फोटक उपकरण है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं से अपनी विनाशकारी शक्ति प्राप्त करता है, या तो विखंडन से या संयोजन, से विखंडन और संलग्न प्रतिक्रिया से। ठीक है भाई, तो परमाणु बम क्या है? एक विनाशकारी विस्फोटक है। क्या है? विनाशकारी विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सा प्रक्षेपास्त्र आधारित है? ऑप्शन 1 है आपके पास पृथ्वी, ऑप्शन 2 है नाग, ऑप्शन 3 है त्रिशूल, ऑप्शन 4 है अग्नि। तो मेरे भाई दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सा प्रक्षेपास्त्र आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाग। कौन सा प्रक्षेपास्त्र आधारित है? तो नाग है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित प्रक्षेपास्त्र नाग है। आइए हम नाग के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, जो मिसाइल का फोटो है दागो और भूल जाओ, यह क्या है? नाग का फोटो है। ये जो किसका फोटो दिखाई दे रहा है? मिसाइल जो है नाग है। आपको सारा मिसाइल का हम फोटो दिखा रहे हैं, किसका? सारा मिसाइल का फोटो दिखाएंगे, सारा सैटेलाइट का फोटो दिखाएंगे। इस माध्यम से आप फोटो देख करके अच्छी तरीके से बात को समझेंगे। ठीक है, यह नाग मिसाइल है जो भूमि हमले संस्करण के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्पिना भी कहते हैं। ठीक है, यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, 6 पे चलते हैं। तो आप जल्दी से इसको याद कीजिए, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सा प्रक्षेपास्त्र आधारित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाग। का फोटो आप भी देख लिए हैं। अब हम ब्रह्मोस के बारे में भी जानेंगे कुछ बातें। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र किस देश के सहयोग से विकसित किया गया था? ऑप्शन 1 है आपके पास अमेरिका, ऑप्शन 2 है जर्मनी, ऑप्शन 3 है जापान, ऑप्शन 4 है रूस। तो मेरे भाई ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। यानी कि ब्रह्मोस रूस के सहयोग से स्थापित किया गया यह एक सुपरसोनिक क्या था? मिसाइल था। आइए हम जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में बहुत सारी बातें। देखिए ब्रह्मोस पे जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, कौन सा मिसाइल है? मेरे भाई ब्रह्मोस है। इस पर भारत और रसिया का क्या लगा हुआ है? झंडा लगा हुआ है। यानी कि भारत के डीआरडीओ और रसिया के एनपीओ मशीन ट्रोनियानिया, कुछ भी उसका जो है एनपीओ, रूसी संघ के एनपीओ और भारत के डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच एक संयुक्त उद्यम था, जिसने क्या बनाया था? ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को बनाया। ठीक है, ब्रह्मोस का नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा। कौन कौन से नदी के नाम पर है? भारत की नदी
ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है भाई, आप ब्रह्मोस के बारे में भी अच्छी तरीके से सही बातें जान गए होंगे। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ भी, आप उसको पढ़ते रहिएगा साथ साथ और मेरे साथ बोलते भी रहिएगा। चलिए, मेरा मकसद क्या है, आपको याद कराना है, आपको पढ़ाना नहीं, आपके साथ अपना खुद का तैयारी करना, साथ साथ आपको बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन कंटेंट प्रदान करना, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके और मैं भी अच्छा कर पाऊं। क्योंकि हमें भी क्या है, हम भी रिसर्च करते हैं तो हमको भी तो नौकरी लेना है। यूट्यूब से काम चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लड़ाकू विमान में उड़ान के दौरान हवा में ईंधन भरने वाले विमान का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है आपके पास तेजस, ऑप्शन 2 है लक्ष्य, ऑप्शन 3 है पिनाका, ऑप्शन 4 है IL-78। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। IL-78 इसका सही उत्तर है। IL-78 जो कि लड़ाकू विमान में उड़ान के दौरान हवा में क्या करता है, ईंधन भरता है। हवा में क्या भरता है भाई? ईंधन भरता है। आइए हम IL-78 को आपको दिखाते हैं। घर बैठे बैठे IL-78 को देखिए आप भाई। देखिए IL-78, ये जो आपको भारतीय वायुसेना का विमान दिखाई दे रहा है, कौन सा विमान है? ये IL-78 है, जो कि फ्यूल टैंकर के रूप में काम करता है। ऊपर जो उड़ रहे हैं फाइटर प्लेनों में, क्या करने के लिए? फ्यूल भरने के लिए, यानी कि ईंधन भरने के लिए। यह प्रथम विमान है जो आसमान में उड़ने के दौरान ही लड़ाकू विमान में ईंधन भर देता है। इसको हम कहां से प्रदान किए थे? उज्बेकिस्तान से प्रदान किए थे। उज्बेकिस्तान से हम इसको लिए थे। किसको लिए थे? IL-78 को लिए थे। ठीक है, यानी कि भारत ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता किसे माना जाता है? तो मेरे भाई सबसे आसान और सबसे कॉमन क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। सर होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, के सिवान। तो मेरे भाई भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कूद के आए थे अभी, APJ अब्दुल कलाम। ऐसे जंप करके आए थे ना, तो APJ अब्दुल कलाम इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। आइए हम इनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। देखिए अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हो गई है। ये एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी कि मेरे राष्ट्रपति, यानी कि भारत के बहुत महान नेता APJ अब्दुल कलाम थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने अगले 4 दशक तक वैज्ञानिक एवं विज्ञान प्रशासक के रूप में मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में बिताए। भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहराई से वे शामिल थे। इस प्रकार उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर उनका काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। APJ अब्दुल कलाम को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उन्हें हम भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उन्होंने 1998 भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में से एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। पोखरण 2 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जे थे, और APJ अब्दुल कलाम वहां के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी परमाणु परीक्षण में। ठीक है, जो परमाणु परीक्षण 1974 के बाद हुआ था, 1998 में पोखरण 2 हुआ था, 1974 में क्या हुआ था? पोखरण 1 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
भाई आप मेरा क्या बताइएगा, रिव्यू बताते रहिए कि हमको कहाँ समझाने में समस्या आ रहा है और हमको क्या सुधार करना होगा, ये सब भी बताते रहिएगा आप, क्योंकि हमको पता चले कि हमको सुधार तो करना पड़ेगा ना, कम से कम कुछ अच्छा आपके लिए कर सके तो हम आपको बताना पड़ेगा कि हमारा कहाँ सुधार करना है कहाँ नहीं करना है। चलिए कहाँ पर बेहतर है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था तथा इसे किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो मेरे भाई इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक है स्पुतनिक 1 भारत, स्पुतनिक 1 रूस, आर्यभट्ट भारत, एप्पल भारत। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 रूस था, जिसे रूस ने प्रक्षेपित किया था। ठीक है, किसने किया था प्रक्षेपित? रूस ने किया था। आइए हम स्पुतनिक 1 के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, किसका फोटो है? स्पुतनिक 1 का। यह स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था, यानी कि वह पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? किसी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाए उसे हम क्या कहते हैं भाई? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। यानी कि यह मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह था। मानव द्वारा निर्मित हो गया तो कृत्रिम ही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? हो गया। जिसे 4 अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा यूएसएसआर द्वारा एक अंडाकार निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसकी बैटरी खत्म होने से पहले इसने 3 सप्ताह तक क्या की थी? पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ठीक है भाई, तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? इसे किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक 1 रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 मिनट से हम आपका ज्यादा टाइम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट ज्यादा लिए। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? ऑप्शन 1 है आपके पास एप्पल, ऑप्शन 2 है आर्यभट्ट, ऑप्शन 3 है लूना 9, ऑप्शन 4 है स्पुतनिक 2। तो मेरे भाई भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। अब हम एप्पल के बारे में फुल फॉर्म जानते हैं, एप्पल का क्या होता है। एप्पल को हम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एक सी बैंड ट्रांसपोंडर वाला एक प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1921 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सेंटर स्पैटियल से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने के लॉन्च वाहन एरियन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भाई? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के लॉन्च वाहन एरियन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह फ्रेंच के गुयाना के पास से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, जिसे भारत 19 जून 1921 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भी इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। किसके वाहन पर? तो मेरे भाई यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के लॉन्च वाहन एरियन पर। ठीक है, इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। एप्पल संचार उपग्रह, एप्पल एक क्या था? संचार उपग्रह था, जिसने रेडियो संचार, दूर शिक्षा, दूर चिकित्सा, ग्रामीण संसाधन केंद्र, घरेलू संचार व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, डाटा संप्रेषण आदि नवीन अनुप्रयोगों को जनता तक पहुंचाया। यह जनता के लिए क्या था? प्रथम संचार उपग्रह था, जो कि हम सब के लिए, जो अभी हम लोग रेडियो, मोबाइल, टीवी, टेलीविजन, इंटरनेट, इस सब का व्यवस्था किससे हुआ? एप्पल जैसे संचार उपग्रह से होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार। एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। जय हिंद।